द ब्रेस्ट मैमोग्राफी में स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया ये भी होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है या रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ग्रेटर दैन 20% है अगर किसी पेशेंट में गेल या ब्राका प्रो के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और गेल मोस्ट कॉमनली क्राइटेरिया ये यूज़ किया जाता है। तो अगर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ग्रेटर दैन 20% रहती है तो हम स्क्रीनिंग को 35 ईयर्स पे ही स्टार्ट कर देते हैं। और अगर ब्राका म्यूटेशन है किसी पेशेंट में और या फिर वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उस पेशेंट का जिसमें ब्राका म्यूटेशन है, तो उसकी स्क्रीनिंग हमको 25 ईयर्स में ही स्टार्ट कर देनी होती है। और उसमें एमआरआई यूज़ किया जाता है, ना कि मैमोग्राफी, क्योंकि यंग पेशेंट्स में एमआरआई ही किया जाता है। 30 to 35 पेशेंट्स में हम मैमोग्राफी पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट डेंसिटी वैसी ही हाई बनी हुई है तो फिर हमको एमआरआई ही कंटिन्यू करना होता है। नाउ बिनाइन या मैलिग्नेंट ये कैसे पता चलता है? बिनाइन वेल डिफाइंड आउटलाइन होती है इसमें, और हैलो होता है इसमें जो कि लीजन के अराउंड रहता है। एंड थर्ड मैक्रो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है। एंड मैलिग्नेंट में इरेगुलर स्पेकुलेटेड लीशंस होते हैं, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन होता है इसमें, और लिम्फ नोड एक्सिला में रहता है। उसके अलावा माइक्रो कैल्सिफिकेशन होता है इसमें, सो कैल्सिफिकेशन का वॉल्यूम कम होता है। देन पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन किस में देखा जाता है? दैट इज़ फाइब्रो एडिनोमा में देखा जाता है ये। और मैमोग्राम, यूएसजी और एमआरआई ये एक्सप्रेस किया जाता है बैरेट्स स्कोर में। सो बैरेट्स स्कोर क्या होता है? ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग होती है एंड डेटा सिस्टम्स। ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है। देन स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट होता है ये। एंड इसी के अकॉर्डिंग लायरेट्स बना है, ये जो लिवर के लिए होता है, और पायरेट्स होता है प्रोस्टेट के लिए। देन वैसे ही डायरेट्स होता है थायराइड के लिए। सो पायरेट्स क्या होता है, इसकी ग्रेडिंग कैसी होती है? ज़ीरो अगर हम बोलते हैं तो वो इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन को शो करता है, और इसमें हम पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि एडिशनल इमेजिंग कराए वो, और प्रायर एग्ज़ामिनेशन कराए। सो रिस्क ऑफ कैंसर इसमें पता नहीं चलता है। देन 1 अगर ग्रेडिंग होती है बैरेट्स की तो ये नेगेटिव कहलाता है, और इसमें हम एडवाइस करते हैं रूटीन स्क्रीनिंग करने की, और रिस्क ऑफ कैंसर इसमें एसेंशियली 0% होता है। देन अगर बैरेट्स की ग्रेडिंग 2 है तो ये बिनाइन कैंसर होता है, और इसमें एडवाइस दी जाती है रूटीन स्क्रीनिंग की, और रिस्क ऑफ कैंसर इसमें एसेंशियली 0% होता है। देन अगर बैरेट्स ग्रेडिंग 3 है तो ये प्रोबेबली बिनाइन होता है, और इसमें शॉर्ट टर्म फॉलोअप की एडवाइस दी जाती है 6 मंथ्स में, और इसकी जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो 0 to 2% होता है। देन अगर बैरेट्स ग्रेडिंग 4 है तो वो सस्पिशियस होता है कैंसर के लिए, और इसमें टिश्यू डायग्नोसिस यानी कि बायोप्सी की जाती है, और इसमें 3 अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। ए अगर है तो वो कोई रिस्क नहीं होती है मैलिग्नेंसी की, 2 to 10% रिस्क होती है। एंड बी अगर है ग्रेडिंग तो उसकी मॉडरेट रिस्क होती है मैलिग्नेंसी की 10 to 50%। एंड अगर सी ग्रेडिंग है तो हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, दैट इज़ 50 to 95%। देन बैरेट्स ग्रेडिंग अगर 5 है तो हाईली सजेस्टिव होता है ये मैलिग्नेंसी का, इसमें भी अगेन बायोप्सी की एडवाइस देते हैं, और इसमें ग्रेटर दैन 95% ऑफ रिस्क होता है। देन बैरेट्स ग्रेडिंग अगर 6 है तो बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंसी होता है ये, और इसमें हम एडवाइस देते हैं सर्जिकल एक्सिशन कराने का जब क्लिनिकली अप्रोप्रिएट हो तो, और रिस्क अवेलेबल नहीं है, रिस्क इसमें पता नहीं चलता है। देन पॉपकॉर्न जो है, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन वो फाइब्रो एडिनोमा में दिखता है, जबकि लेड पाइप वाला जो है वो फैट नेक्रोसिस में दिखता है, जो कि सेकेंडरी टू ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा के बाद फैट नेक्रोसिस होता है, और ये मिमिक करता है मैलिग्नेंसी को, मैलिग्नेंसी की तरह दिखता है। देन ब्रोकन नीडल वाला कब दिखता है? जब डक्ट एक्टेसिया हो जाता है तब। एंड टी कप वाला कैल्सिफिकेशन कब दिखता है? जब फाइब्रोसिस्टिक डिसीज़ होती है तो। देन हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैंसर क्लस्टर मैलिग्नेंसी में होता है। देन ग्रेटर दैन लीनियर, ग्रेटर दैन सेगमेंटल एंड ग्रेटर दैन डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा क्लस्टर कैल्सिफिकेशन में रिस्क ऑफ कैंसर होता है, और लिस्ट होता है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन में। सो टैल्कम पाउडर भी कॉज कर सकता है, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन की तरह दिख सकता है, इसलिए हमको मैमोग्राफी के पहले क्लीन करना होता है टैल्कम पाउडर को, अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है उसको तो। देन लिम्फ नोड कैसे दिखता है मैमोग्राफ में? कैंसर जो लिम्फ नोड होता है वो राउंड दिखता है, और उसमें हैलो नहीं होता, फैटी हाइलिन भी नहीं होता है।
जबकि बिनाइन लिम्फ नोड किडनी शेप का होता है और इसमें फैटी हाइलिन प्रेजेंट रहता है। यूएसजी में क्या होता है, यूएसजी को हम देखते हैं और डिटेल में। सो ये इमेजिंग मॉडलिटी ऑफ चॉइस होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए सॉलिड और सिस्टिक लेशन को। एंड ये मॉडलिटी ऑफ चॉइस होती है प्रेग्नेंट लेडी विथ लम्प के लिए, ये भी मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये मॉडलिटी ऑफ चॉइस होती है जिनमें लम्प होता है, और यंग पेशेंट में भी मॉडलिटी ऑफ चॉइस होती है जिनमें डेंस ब्रेस्ट होता है, तो लेस देन 40 ईयर्स के पेशेंट्स में। देन एमआरआई के बारे में देखते हैं, तो इसमें 4 to 5 MCQs होते हैं। सो इंडिकेशंस क्या होते हैं एमआरआई के? फर्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एमआरआई उन लेडीज़ में जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। सो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ? एक तो पेन होता है जिस कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, और रप्चर ऑफ इम्प्लांट के कारण भी पेन होता है। सो लिंग्विनी साइन एक होता है, ये कब आता है? जब इंट्राकैप्सुलर रप्चर हो जाता है इम्प्लांट का, तो ये पास्ता लाइक लाइन दिखता है इम्प्लांट के अंदर। और यूएसजी किया जाता है अगर इंट्राकैप्सुलर रप्चर हो गया है तो इम्प्लांट का, और उसमें स्टेप लेडर पैटर्न दिखता है अगर यूएसजी का हम करते हैं। तो अगर यूएसजी हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर रप्चर में करते हैं तो फिर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिखता है। अल्टीमेटली हमको इम्प्लांट को रिमूव करना होता है इन दोनों ही केसेस में। नाउ सेकेंड एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए मल्टी फोकल और मल्टी सेंट्रिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो मल्टी सेंट्रिक लीजन कैसा होता है? ये ग्रेटर दैन 1 लीजन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो ग्रेटर दैन 5 सेंटीमीटर्स होता है। और मल्टी फोकल क्या होता है कि इसमें ग्रेटर दैन 1 लीजन सेम क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मल्टी सेंट्रिक में ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो अगर मल्टी सेंट्रिक है तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हमको नहीं करनी है, इसलिए हमेशा हम एमआरआई करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के पहले। नाउ थर्ड एमआरआई का इंडिकेशन क्या है? मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है ये DCIS के लिए, मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नाउ फोर्थ एमआरआई जो है इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल या स्कार रिकरेंस को सर्जरी के बाद। तो सर्जरी के बाद अगर स्कार आ जाता है या लोकल रिकरेंस फिर से अगर लोकली अराइज हो जाता है मैलिग्नेंसी, तो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो डिटेक्ट करने के लिए। अगर पेशेंट ने रिसीव किया रेडिएशन को सर्जरी के बाद, तो एमआरआई में अल्टर्ड फाइंडिंग्स आ सकती है 6 to 9 मंथ्स के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इंटरप्रेट करते हैं उसकी फाइंडिंग्स को। नाउ फिफ्थ इंडिकेशन क्या है एमआरआई का? एक पेशेंट जिसमें सस्पेक्टेड डक्टल लीजन है पर एक इनकन्क्लूसिव यूएसजी आ रहा है, तो उस केस में हम एमआरआई करते हैं DCIS के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नाउ सिक्स्थ इंडिकेशन क्या है एमआरआई का? स्क्रीनिंग मोडेलिटी होती है ये यंग हाई रिस्क पेशेंट्स में। तो यंग है जो पेशेंट और हाई रिस्क भी है उन केसेस में ये स्क्रीनिंग मोडेलिटी होती है। तो यंग हाई रिस्क मतलब क्या हो गया? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हुआ वो पेशेंट का ब्राका म्यूटेशन के साथ, जिसको टेस्ट नहीं कराना चाहता है वो ब्राका म्यूटेशन का, तो वो हाई रिस्क पेशेंट है। पेशेंट जिसमें ब्राका म्यूटेशन होता है वो भी हाई रिस्क है। ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम है अगर किसी पेशेंट को, तो वो हाई रिस्क हुआ। हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर है अगर चेस्ट वॉल में, तो भी हाई रिस्क होगा। तो इसमें हम एमआरआई स्टार्ट कर देते हैं 25 ईयर्स में ही। नाउ रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर है ग्रेटर दैन 15 to 20% गेल या ब्राका प्रो स्कोर के अकॉर्डिंग, या फिर डेंस ब्रेस्ट है या फैमिली हिस्ट्री है, तो उस केस में मैमोग्राफी डेंस टिश्यू की जाती है और एमआरआई 35 ईयर्स में किया जाता है। नाउ थर्ड है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? FNACV करते हैं, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं। ये 25 to 30 गॉज नीडल यूज़ करते हैं, इसमें ये यूज़ किया जा सकता है। साइटोलॉजी की जाती है इसमें ना सिर्फ, मतलब कि हम सिर्फ सेल्स में जाते हैं ना कि टिश्यूज़ में। एक FNNACV होता है, इसका मतलब होता है फाइन नीडल नॉन एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब इसमें हम एस्पिरेट नहीं करते हैं, और ये सुपरफिशियल लीजन्स के लिए होती है जैसे कि ब्रेस्ट और थायराइड के लिए। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वैसे हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में ट्रू कट बायोप्सी होता है ब्रेस्ट लम्प्स के लिए, और इसमें 8 to 18 गॉज नीडल का यूज़ किया जाता है। और ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए बेस्ट कौन सा नीडल होता है? 16 गॉज का नीडल।
वैसे ट्रू कट बेटर क्यों होता है FNAC से और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्यों होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट तो टिश्यू हमको मिलता है, यहाँ पे सिर्फ सेल नहीं मिलता है, और इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इन C2 में और इन्वेजिव कैंसर में, और साथ में ER PR हर्टेनियल रिसेप्टर्स की हिस्टोकेमिस्ट्री हमको पता चल जाती है। ये सब हम कर सकते हैं जिससे कि हम ग्रेडिंग प्रॉपरली कर पाएँ कैंसर की। ना सेकेंड लेस फॉल्स नेगेटिव मिलता है इसमें, जो ट्रू कट बायोप्सी होती है इसमें अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एरिया को हिट नहीं करते हैं तो फिर FNAC में फॉल्स नेगेटिव भी मिल सकता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए भी, और प्रोस्टेटिक कैंसर बायोप्सी के लिए भी होता है, जिसमें कि ट्रस्ट गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी की जाती है। ट्रस्ट गाइडेड मीन्स व्हाट, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी। ओके, नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ये सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के केस में भी। अब हम देखते हैं इंसिशनल बायोप्सी और एक्ससिशनल बायोप्सी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम चंक ऑफ स्वेलिंग को रिमूव करते हैं ना, कोई भी स्वेलिंग को, तो उसको बोलते हैं हम इंसिशनल बायोप्सी, जबकि हम पूरी स्वेलिंग को ही रिमूव कर देते हैं तो वो एक्ससिशनल बायोप्सी कहलाती है। तो ट्रू कट बायोप्सी में चंक को हम रिमूव करते हैं, इसलिए वो इंसिशनल बायोप्सी होती है, जबकि पंच बायोप्सी भी चंक को ही रिमूव करते हैं उसमें, इसलिए वो इंसिशनल बायोप्सी ही होती है। ये स्किन ट्यूमर्स और पैजेट्स के लिए की जाती है पंच बायोप्सी, उसके लिए यूज़ की जाती है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ब्रेस्ट लम्प के लिए, एक्ससिशनल बायोप्सी होती है, मतलब पूरा ही निकाल दिया जाए। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, उसमें डिफरेंस होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या, डायग्नोसिस 100% टाइम्स वो देगा, मतलब हमेशा वो डायग्नोसिस देगा और हो सकता है लेकिन वो मोस्ट फीजिबल ना हो, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रू कट बायोप्सी अगर इनकंक्लूसिव होता है ना, तभी हम एक्ससिशनल बायोप्सी के लिए जाते हैं। तो अगर हम लम्पेक्टोमी कर देते हैं, मान लो गोल्ड स्टैंडर्ड करने के चक्कर में, तो मान लो कई पेशेंट इग्नोर कर देते हैं ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमको नहीं कराना है, एक्ससिशनल बायोप्सी हमको नहीं कराना है, तो उस केस में वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ लंप रिमूव करना है। तो अगर हम लम्पेक्टोमी करते हैं तो हमको रीऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एड्रेस नहीं किया लिम्फ नोड को फर्स्ट सिटिंग में। तो इसीलिए हम ट्रू कट बायोप्सी को प्रेफर करते हैं, जिससे कि हम लिम्फ नोड वगैरह सबको एड्रेस कर सकें और प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें, तो ये ज़्यादा फीजिबल होता है। सो ये था ब्रेस्ट पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।